Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining a very important topic of class 11th physics, which is basic concept of vector. इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉल करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को. व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल क्वांटिटीज? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें उन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करते हैं. गॉट दिस पॉइंट? लेट्स सपोज आप इस पर्सन की हाइट इजीली किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके फाइंड कर सकते हैं, तो हमारे पास हाइट जो होगी वो फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर की जाएगी. या इसके अलावा अगर आप सपोज करें कि एक टीचर पढ़ा रहा है अपनी क्लास को, तो टीचर के पीछे जो वाइट बोर्ड है इसकी विड्थ या लेंथ आप इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके. तो हमारे पास जो विड्थ और लेंथ होगी वो फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर की जाएगी. क्लियर? नाउ मूव करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं स्केलर क्वांटिटी को. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, a physical quantity that can be completely described by its magnitude, and magnitude of a quantity means numerical value. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम जस्ट मैग्नीट्यूड की हेल्प से कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकें, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. वो मैग्नीट्यूड क्या चीज़ होती है? वो आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. सपोज करें कि अगर आपने इस एलिफेंट का वेट फाइंड करना है, इसका मैस फाइंड करना है, हम सपोज करते हैं कि इसका मैस 1000 kg के इक्वल है. यहाँ पे जो हमारे पास 1000 है ये एक आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं. अब मैंने इसके मैस को जस्ट मैग्नीट्यूड की हेल्प से कंप्लीटली डिस्क्राइब कर लिया, इसीलिए हम कहते हैं कि मैस आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है. क्लियर दिस पॉइंट? ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी की एग्जाम्पल थी. नाउ मूव करते हैं फर्दर, एक्सप्लेन करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, a physical quantity that can be completely described by its magnitude and direction. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की हेल्प से कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकें उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. सपोज करें कि ये आप गाड़ी चला रहे हैं, तो जैसे ही गाड़ी मूव करती है तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. उस एक्सेलरेशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है. इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है. गॉट दिस पॉइंट? अब आप यकीनन सोच रहे होंगे, आपके माइंड में ये क्वेश्चन राइज हो सकता है कि हम वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है. बहुत ही आसान तरीका है. आपके पास दो तरीके होते हैं. एक आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है और दूसरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को. क्लियर? कि वेक्टर को सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. दो तरीके हैं इसमें भी. वी यूज बोल्ड लेटर टू रिप्रेजेंट वेक्टर. कि हम लेटर जो अल्फ़ाबेट होता है हमारे पास उसको बोल्ड करके लिखते हैं. जैसा कि मैंने यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट एच को बोल्ड करके लिखा है ताकि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. दूसरा मेथड आपके पास है एरो हेड अबव द लेटर. आपके पास जो भी अल्फ़ाबेट होगा वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर हम एरो हेड का साइन मेंशन करेंगे ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये आपके पास दो मेथड थे कि हम वेक्टर को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं.
अब आपके पास है वेक्टर को ग्राफिकली कैसे मेंशन किया जा सकता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड, कि आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक लाइन सेगमेंट की हेल्प से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और उस लाइन सेगमेंट के एंड के ऊपर एरो हेड लगाया जाता है। जैसे कि आपके पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, यहाँ पे मैं वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, ये मैंने लाइन सेगमेंट की हेल्प से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया और इसके एंड के ऊपर जो एरो हेड मेंशन किया है ये आपके पास वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। क्लियर दिस पॉइंट? नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू लाइंस ड्रॉ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि हम जब दो लाइनें ऐसे ड्रा करें कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल क्रिएट कर रहे हों, तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, या इसका दूसरा नाम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है। गॉट दिस पॉइंट? अब ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये आपके पास दो टाइप्स का होता है। एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक आपके पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करेंगे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को, कि उसमें वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपके पास एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हॉरिजॉन्टली हमारे पास x एक्सिस है, वर्टिकली हमारे पास एक y एक्सिस है। गॉट दिस पॉइंट? और ये जो लाइनें जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर ओरिजिन कहते हैं। क्लियर दिस पॉइंट? मैंने एक लाइन सेगमेंट की हेल्प से यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। आप वेक्टर का कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। मैंने एज कंसीडर किया है वेक्टर का नेम, और वेक्टर के हेड के ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं P A B। A B आपके पास ये पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट कैसे पॉइंट्स हैं? वेयर A एंड B रिप्रेजेंट द डिस्टेंस अलोंग विद x एक्सिस एंड y एक्सिस। क्या मतलब कि वेक्टर एज का डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस A पॉइंट होगा और वेक्टर एज का अलोंग y एक्सिस डिस्टेंस क्या होगा? B। ये पॉइंट्स डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर एज के। गॉट दिस पॉइंट? आई एम होपिंग यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम फर्दर मूव करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम वेक्टर के पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आपके पास x एक्सिस है, y एक्सिस है और एक थर्ड एक्सिस को ऐड किया जाता है 3D में, विच इज z एक्सिस। क्लियर दिस पॉइंट? मैंने लाइन सेगमेंट की हेल्प से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। आप वेक्टर का कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। मैंने एज कंसीडर किया वेक्टर का नेम। क्लियर? अब यहाँ पे जो वेक्टर एज है वो जो x एक्सिस के साथ एंगल क्रिएट कर रहा है उसको हम अल्फा कहते हैं। क्लियर? और वेक्टर एच जो है हमारे पास जो y एक्सिस के साथ एंगल क्रिएट कर रहा है उस एंगल का नाम हम बीटा कंसीडर करते हैं। क्लियर दिस पॉइंट? और सेम एज इट इज वेक्टर एच जो z एक्सिस थर्ड एक्सिस के साथ एंगल क्रिएट कर रहा है उसको हम गैमा कहते हैं। ये आपके पास 3 टाइप्स के एंगल क्रिएट होते हैं और वेक्टर के हेड के ऊपर मैंने पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए हैं। P पॉइंट A B C, ये 3 पॉइंट्स हैं। ये कैसे पॉइंट्स हैं? वेयर A B एंड C रिप्रेजेंट द डिस्टेंस अलोंग विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। क्या मतलब कि वेक्टर एज का जो डिस्टेंस है अलोंग x एक्सिस वो A होगा, अलोंग y एक्सिस वो B होगा और अलोंग z एक्सिस
वेक्टर एज का जो डिस्टेंस होगा उसको हम c के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। गॉट दिस पॉइंट? ये पॉइंट बेसिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके पास एक न्यू टॉपिक आता है विच इज एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड, कि हम वेक्टर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ये आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू मैं ऐड कर रहा हूँ विच इज़ 2 + 2 = 4। ये मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि हम स्केलर क्वांटिटी को एक मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने ऐड किया 2 + 2 = 4। सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर को हम ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम रूल यूज़ करते हैं विच इज़ हेड टू टेल रूल। क्लियर? इस रूल में क्या होता है, हमारे पास नंबर्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं। सपोज करें हमारे पास एक वेक्टर a है, गॉट दिस? सेम एज इट इज आपके पास एक दूसरा वेक्टर मौजूद है जिसका नाम हम b रखते हैं। अगर हमने हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों को ऐड करना है तो क्या करेंगे, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट वेक्टर a के हेड के ऊपर सेकेंड वेक्टर b की टेल को प्लेस किया जाता है। क्लियर दिस पॉइंट? और इस तरीके से हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर गेन होता है। इस रिजल्टेंट वेक्टर को हम r से डोनेट करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है इसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट होती है और इसका जो हेड होता है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट होता है। गॉट दिस पॉइंट? सम ऑफ 2 or more vectors and show same effect as combined effects of all vectors। इस तरीके से आप एक रिजल्टेंट वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? अब आपके पास है वेक्टर सब्सट्रैक्शन, कि वेक्टर को हम सब्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। Having same magnitude but with reverse direction as that original। सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन है? कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर a मौजूद है, दूसरा वेक्टर b मौजूद है, लेकिन वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मौजूद होना चाहिए, तब ही हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं वेक्टर की। अब यहाँ पे दूसरे वेक्टर के साथ मैंने माइनस क्यों मेंशन किया है, क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में है ओरिजिनल वेक्टर के। रूल वही है कि फर्स्ट वेक्टर a के हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर b की टेल को प्लेस करना होता है हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर? सेकंड वेक्टर b हमारे पास -b है, क्यों? क्योंकि हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में है। इस तरीके से हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर गेन होता है। इस रिजल्टेंट वेक्टर को हम r से डोनेट करते हैं। गॉट दिस पॉइंट? और नेगेटिव साइन शो रिवर्स डायरेक्शन, जो नेगेटिव साइन b के साथ क्यों है, वो रिवर्स डायरेक्शन को शो कर रहा है। क्लियर दिस पॉइंट? आई एम होपिंग यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, कि जब हम वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है। मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर गिव्स न्यू वेक्टर, कि जब हम वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी वेक्टर ही गेन होती है। अगर आप ये साइकिल चलाते हैं तो जब आप साइकिल मूव करते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इस साइकिल का कुछ ना कुछ मास भी होगा। गॉट दिस पॉइंट? इस साइकिल का कुछ ना कुछ मास भी होगा, वो मैंने मास लिखा। और जब आप इसको चलाते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वो भी मैंने लिखी, मास एंड एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास आपके पास क्या है, ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है मास, जबकि एक्सेलरेशन आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। गॉट दिस पॉइंट? जब हम इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी विच इज फोर्स,
गेन होती है, और ये जो फोर्स क्वांटिटी है ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर दिस पॉइंट? ये आपके पास एक फार्मूला भी होता है ना, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू ma, ये वो वाला फार्मूला है। आई एम होपिंग यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम एक्सप्लेन करेंगे यूनिट वेक्टर को। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, whose magnitude is 1 and give direction of given vector, कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को एलेबोरेट करे। गॉट दिस पॉइंट? ये आपके पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला है। अब यहाँ पे यूनिट u के ऊपर मैंने कैप रिप्रेजेंट की है, मेंशन की है। बेसिकली यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैप यूज़ करते हैं। क्लियर? ये आपके पास डायग्राम है जिसमें ये रिप्रेजेंट किया गया है कि x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर i यूनिट वेक्टर होता है, y एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो j यूनिट वेक्टर होता है, जबकि z एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो k यूनिट वेक्टर होता है। गॉट दिस पॉइंट? अब आपके पास है नल वेक्टर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, whose magnitude is equal to 0 and is directionless, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल है और उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ऐसे वेक्टर को हम नल वेक्टर कंसीडर करते हैं। जैसा कि नीचे अगर आप डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो वेक्टर ए की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, लेकिन जो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया है वो जस्ट डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल है और ये इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। दूसरी डायग्राम को अंडरस्टैंड करें तो क्लियर हो जाएगा आपको कि ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं नल वेक्टर को तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब हम नल वेक्टर को न्यूमेरिकली राइट करते हैं तो हम 0 और उसके ऊपर एरो हेड का साइन मेंशन करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये आपके पास नल वेक्टर है। गॉट दिस? अब आपके पास एक सिंपल सा वेक्टर विच इज इक्वल वेक्टर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, if both vector have same magnitude and the same direction, कि हमारे पास जो दो गिवन वेक्टर्स हैं अगर उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तो आपके पास इक्वल वेक्टर कंसीडर किए जाएंगे, जैसे कि नीचे डायग्राम में रिप्रेजेंट किए गए हैं। गॉट दिस पॉइंट? नाउ एक न्यू टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं विच इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब इस टॉपिक में हम क्या करते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। पार्ट्स ऑफ वेक्टर रिजॉल्व इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कि हमारे पास जो गिवन वेक्टर होता है उसको हम उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। एंड rectangular components are perpendicular to each other, जो गिवन वेक्टर को उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं वो दोनों कंपोनेंट्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इट्स मीन कि वो 90 के एंगल क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में ऑब्जर्व करें तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास एक गिवन वेक्टर ए था जिसको हमने उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। द वेक्टर ax इज नाउन एज x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। अगर आप ऊपर डायग्राम में देखें तो गिवन वेक्टर a का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको हमने ax का नाम दिया है वो आपके पास x कंपोनेंट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर है। एंड द वेक्टर ay इज नाउन एज y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। ऊपर डायग्राम में देखें तो गिवन वेक्टर a का जो वर्टिकल कंपोनेंट है जिसका नाम हमने ay लिखा है वो आपके पास y कंपोनेंट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर a है। गॉट दिस पॉइंट? बाय हेड टू टेल रूल,
हेड टू टेल रूल की हेल्प से हमने एक रिलेशन फाइंड किया विच इज इक्वल टू a इज इक्वल टू ax प्लस ay। क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कि जो गिवन वेक्टर्स के दो कंपोनेंट्स हमने बनाए हैं उनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। फॉर x कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos यूज करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू ax गिवन वेक्टर a का x कंपोनेंट ओवर a वेक्टर। गॉट दिस पॉइंट। अगर यहां से आप ax की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ax इज इक्वल टू a cos थीटा। इस फार्मूला को यूज करके आप किसी भी गिवन वेक्टर के x कंपोनेंट की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली फॉर y कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन यूज करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू ay में गिवन वेक्टर a का y कंपोनेंट ओवर a ओरिजिनल वेक्टर। गॉट दिस पॉइंट। अगर यहां से आप y कंपोनेंट ay की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो वो आपके पास ay इज इक्वल टू a साइन थीटा। इस फार्मूला को यूज करके आप गिवन वेक्टर a के y कंपोनेंट की वैल्यू उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। सो हमने जो हेड टू टेल रूल को यूज करके एक रिलेशन फाइंड किया था a इज इक्वल टू ax प्लस ay, इसमें अब आपने वैल्यूज को रिप्लेस करना है जो वैल्यू हमने फाइंड की है। तो a इज इक्वल टू a cos थीटा ax की वैल्यू है प्लस a sin थीटा विच इज ay की वैल्यू है। i यूनिट वेक्टर साथ j यूनिट वेक्टर। i यूनिट वेक्टर आपके पास x एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है और j यूनिट वेक्टर आपके पास y एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है। गॉट दिस पॉइंट। अब हम मूव करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इनका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है। अब अगेन हम मैग्नीट्यूड ही फाइंड कर रहे हैं लेकिन एक और तरीके से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। हमारे पास एक रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम का विच इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस रिलेशन को हम यूज करेंगे मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ए स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस गिवन वेक्टर ए वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। दोनों तरफ हम अंडर रूट लेंगे तो इस तरीके से आपके पास एक फाइनल रिजल्ट निकल आएगा जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं कि गिवन वेक्टर की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करते हैं। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए डायरेक्शन फाउंड बाय यूजिंग रिलेशन। कौन सा रिलेशन। हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan यूज करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू ay ओवर ax मतलब गिवन वेक्टर a का y कंपोनेंट ओवर गिवन वेक्टर a का x कंपोनेंट। गॉट दिस पॉइंट। तो tan जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो वो इन्वर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay ओवर ax। इस फार्मूला के यूज करके आप डायरेक्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। इस तरीके से आपके पास ये टॉपिक खत्म हुआ और अब हम एक्सप्लेन करते हैं पोजीशन वेक्टर को। A vector which locates the position of particle with respect to origin। कि आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो वेक्टर यूज किया जाता है उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। समझ आई डेफिनेशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करते हैं कि टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास एक टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई का। यहाँ पे जो पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास P है
इस पर्टिकुलर पॉइंट P की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने जो वेक्टर R यूज़ किया है उस वेक्टर R को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। गॉट दिस पॉइंट? और 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आपके होती है R इज इक्वल टू xi प्लस yj। यहाँ पे ij आपके पास यूनिट वेक्टर है, i आपके पास x एक्सिस का यूनिट वेक्टर और j आपके पास y एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है। गॉट दिस पॉइंट? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। नाउ एक्सप्लेन करते हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पोजीशन वेक्टर को कैसे एलेबोरेट करते हैं। ये आपके पास एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x, y एंड z कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे जो पर्टिकुलर पॉइंट A है, इस पॉइंट A की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, इस पॉइंट A की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक पोजीशन वेक्टर R को यूज़ किया है। गॉट दिस पॉइंट? और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर R की वैल्यू आपके पास होती है R इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। यहाँ पे i j k यूनिट वेक्टर कंसिडर किए जाते हैं। i आपके पास x एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है, j आपके पास y एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है, जबकि आपके पास k जो है वो z एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है। गॉट दिस पॉइंट? होप सो आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा इस लेक्चर के रिलेटेड। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।